की भौहें तन गई। जहां जंगली झाड़ियां और खरपतवार होनी चाहिए थीं, वहां अब करीने से कटी हुई हरी घास और गेंदे के खिले हुए फूल थे। हवेली की खिड़कियां, जो धूल की मोटी परत से ढकी होनी चाहिए थीं, धूप में चमक रही थीं। एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। क्या कोई उनकी अनुमति के बिना उनकी यादों के इस मंदिर में प्रवेश कर चुका था? गुस्सा और जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ यशवर्धन ने गेट को धक्का दिया। लोहे का भारी गेट बिना किसी चरमराहट के खुल गया, जैसे किसी ने हाल ही में उसके कब्जों में तेल डाला हो। भीतर कदम रखते ही उन्हें बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी जीवंत थी कि यशवर्धन को लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। वो तेज कदमों से बरामदे की सीढ़ियां चढ़े और खुले हुए मुख्य दरवाजे पर आकर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आलीशान दीवान खाने में जहां खामोशी का राज होना चाहिए था, वहां जीवन धड़क रहा था। एक छोटी बच्ची मीरा हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए सोफे के चारों ओर दौड़ रही थी। फर्श पर बिछे कालीन पर एक नन्हा बच्चा आरव घुटनों के बल चल रहा था, और वहां सोफे के पास खड़ी एक युवा महिला पूजा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रही थी। कमरे में बासी हवा की जगह ताजे पके हुए भोजन और अगरबत्ती की हल्की भीनी खुशबू थी। यशवर्धन के जूतों की आवाज सुनकर पूजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए सुकून था, जो यशवर्धन को देखते ही गहरे डर में बदल गया। उसके हाथ से कपड़ों की टोकरी छूट गई और सफेद कपड़े फर्श पर बिखर गए। आप कौन हैं? यशवर्धन की आवाज में कड़ापन था, जो उनके भीतर के दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। और आप मेरे घर में, मेरी निजी संपत्ति में क्या कर रही हैं? पूजा का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथों को जोड़ते हुए हड़बड़ी में आगे बढ़ी। माफ कर दीजिए साहब, मैं सब समझाती हूं। यशवर्धन का गुस्सा अब उफान कर था। वो यहां शांति की तलाश में आए थे, अपनी पत्नी की यादों में डूबने, लेकिन यहां तो किसी अजनबी ने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। क्या समझाएंगी आप? ये सीधा सीधा अवैध प्रवेश है, ट्रेसपासिंग। मुझे अभी पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस का नाम सुनते ही मीरा दौड़कर अपनी मां के पल्लू के पीछे छिप गई और नन्हा आरव जोर जोर से रोने लगा। पूजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जीवन ने उसे पहले ही बहुत बार गिराया हो। नहीं साहब, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, पूजा गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज में एक मां की बेबसी थी। मेरे पति गुजर गए, काम छूट गया। मकान मालिक ने हमें बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये हवेली सालों से बंद थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई और छत नहीं मिल जाती। उसकी बातें यशवर्धन के कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उनका दिल अभी भी सख्त था। तभी अपनी मां के पीछे छिपी नन्ही मीरा ने धीरे से पूछा, मां, क्या हम फिर से उस पुल के नीचे सोने वाले हैं? फिर से? इस एक शब्द ने यशवर्धन के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। अचानक उनकी आंखों के सामने कविता का चेहरा आ गया। कविता, जो हमेशा कहती थी कि घर दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है, और जो किसी भी बेसहारा को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। यशवर्धन ने अपनी मुट्ठियां भींची और आंखों को एक पल के लिए बंद किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका गुस्सा कुछ हद तक पिघल चुका था, लेकिन उनका दर्द अभी भी वहीं था। तुम्हें पता है कि यह अपराध है पूजा? यशवर्धन ने अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा। जानती हूं साहब, लेकिन मेरे बच्चों की भूख और सर्दी ने मुझे अपराधी बना दिया। मुझे बस 10 दिन दे दीजिए। मैं वादा करती हूं, हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहां हैं। यशवर्धन ने एक नज़र उस नीले गेट की ओर देखा, फिर साफ सुथरे कमरे, और अंत में उस बेबस मां की ओर। इस घर में पहली बार उदासी की जगह जीवन की गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्होंने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। ठीक है, यशवर्धन ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन तुम यहां रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी नज़रों से दूर रहोगे। मैं यहां अपनी पत्नी की याद में आया हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे। पूजा ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को छाती से लगा लिया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ये एक अजीब समझौता था। एक करोड़पति जो अपनी पत्नी की यादों में अकेला रहना चाहता था, और एक बेघर परिवार जिसे बस सिर छिपाने के लिए छत चाहिए थी। यशवर्धन को पता नहीं था कि यह निर्णय उनके जीवन को कैसे